स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का ये वीडियो जेक बोर्ड के क्लास 10th के सभी विद्यार्थियों के लिए दोस्तों काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों जो आपके 20 मार्च को सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का एग्जाम हो दोस्तों, उसके लिए आज का ये वीडियो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है, ठीक है। इसलिए मैं कहूंगा दोस्तों वीडियो को जरा सी भी स्किप मत कीजिए। अगर आपको 20 मार्च को सामाजिक विज्ञान में पूरा स्कोर प्राप्त करना है तो दोस्तों आज का ये वीडियो जरा सी भी स्किप मत कीजिए। दोस्तों आज का ये वीडियो 20 मार्च को होने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा बेहतर होने वाला, ठीक है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं परीक्षण परिषद रांची झारखंड के द्वारा जारी किया गया दोस्तों मॉडल प्रश्न पत्र को सोल्व करने वाले हैं। और मॉडल प्रश्न पत्र यहाँ पर आप सभी का सब्जेक्टिव रहने वाला है, ठीक है। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग सेट 5 को सोल्व करने वाले हैं, ठीक है। वार्षिक परीक्षा 2022-23 क्लास 10 विषय की बात करें तो सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस पूर्णांक दोस्तों 40 नंबर है, ठीक है। समय की बात करें तो 1.5 घंटा है। और दोस्तों आज का ये वीडियो का एक एक प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम 2023 को सबसे ज्यादा 20 मार्च को बेहतर बनाने वाला, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को जरा सी भी स्किप करके जाने की कोशिश मत कीजिएगा। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। और सबसे जरूरी बात दोस्तों मैं यह कहना चाहूंगा कि जो भी जितना भी प्रश्न है, प्रश्नों को दोस्तों रटने का प्रयास ना कीजिए। जितना अच्छी तरह से मैं समझाऊंगा अगर समझ लेते हैं दोस्तों तो ये वीडियो एक बार देखिएगा, इसके बाद ना लिखने का जरूरत है कॉपी पे, ना ही दोस्तों आपको किसी भी तरह से रटने का जरूरत है। एक बार समझ लेते हैं और जाके एग्जाम में दोस्तों तहलका मचा देंगे, समझ लेंगे तब। तो समझ लीजिए और जिस तरह से मैं समझाऊंगा और अपनी भाषा में कॉपी में लिखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों बात करें तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा कि इन्हें 5 प्रश्नों को उत्तर देना है। जो बोर्ड एग्जाम देंगे दोस्तों इसी प्रकार का क्वेश्चन पेपर में पैटर्न आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक है, जिस प्रकार से है। चलिए इसमें दोस्तों 7 गो प्रश्न पूछ रहा है, 5 गो का उत्तर देना है। चलिए हम लोग देते हैं और 10 नंबर का आपका वेरी शॉर्ट रहने वाला, ठीक है। सबसे पहला प्रश्न ही काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि आयात शुल्क से आप क्या समझते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि चीजों को रटना नहीं है, जितना हो सके उतना अच्छी तरह से समझना ताकि बोर्ड एग्जाम में रटने से अच्छा समझने में आप अपनी तरह से उत्तर दे सके, ठीक है। आयत मतलब क्या होता है दोस्तों, आयत शुल्क। आयत शुल्क ही मतलब होता है दोस्तों कर, जिसको हम लोग इंग्लिश में टैक्स कहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब आपको दोस्तों बताना है क्या होता है। समझ लीजिए कि किसी देश की सीमा पर उस देश में आयात होने वाले वस्तुओं पर लगने वाले शुल्क को आयात शुल्क कहते हैं। अगर भारत में कोई चीज आ रहा है, कोई वस्तु आ रहा है दूसरी सीमा दूसरे देश से आ रहा है, तो उस देश की सीमा पर दोस्तों क्या लगता है, शुल्क लगता है, जिसको हम लोग कर कहते हैं, ठीक है। हिंदी में कर, इंग्लिश में टैक्स। तो टैक्स देना पड़ता है, उसी को दोस्तों हम लोग आयात शुल्क कहते हैं, ठीक है। समझ लिए, इसी तरह से समझते जाइए, आप अपने अच्छी तरह से अपने में उत्तर दे सकते हैं, ठीक है। अपने से उत्तर को लिख सकते हैं। 2 नंबर कहता है कि भारत में प्रथम आधुनिक वस्त्र मिल कब और कहाँ स्थापित किया गया, ठीक है। सबसे पहला आधुनिक वस्त्र मिल भारत में कब और कहां स्थापित किया गया, तो ध्यान से सुनिएगा। भारत में सबसे पहले आधुनिक वस्त्र मिल की स्थापना 1878 में हुई, ठीक है। कब हुआ, तो 1878 में भारत में सबसे पहले आधुनिक वस्त्र मिल की स्थापना हुई, और जो कोलकाता के समीप पोर्ट ग्लास्टर में की गई थी। 1878 में कोलकाता के समीप पोर्ट ग्लास्टर में की गई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 3 नंबर क्यों, 3 नंबर का प्रश्न कहा था दोस्तों, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये खेती से रिलेटेड है, ठीक है। कि भारत में झूम खेती किए जाने वाले 4 राज्यों के नाम लिखे। टोटल दोस्तों 4 राज्यों के नाम लिखना, ठीक है। देखिए भारत में दोस्तों 4 मुख्य राज्य है जहां पर झूम खेती की जाती है। पहला बात करें तो असम है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है दोस्तों, और मणिपुर है, ठीक है। तो ये 4 ऐसे राज्य जहां पर झूम खेती की जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 4 नंबर, 4 नंबर कहता है दोस्तों कि भारतीय में दलीय व्यवस्था किस प्रकार की है। तो भारत में दोस्तों जो दलीय व्यवस्था है ये 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं बल्कि बहुदलीय व्यवस्था, ठीक है। भारत में बहुदलीय शासन व्यवस्था, जिसमें दोस्तों हम लोग कहें कि क्षेत्रीय दल से लेकर राष्ट्रीय दल तक आते हैं। ऐसा नहीं कि केंद्र सरकार ही इसमें आते हैं, राज्य सरकार भी आते हैं। तो इस तरह से आप कहिए कि भारत में जो दलीय व्यवस्था है ये बहुत बहुदलीय शासन व्यवस्था, जिसमें क्षेत्रीय दल से लेकर राष्ट्रीय दल तक आते हैं। कहने का मतलब है केंद्र सरकार सहित राज्य सरकार, ठीक है। चलिए 5 नंबर क्या कहता है कि लोकतंत्र में पारदर्शिता से आप क्या समझते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, समझ ले, ठीक है। कि लोकतंत्र में पारदर्शिता का दोस्तों अर्थ ही एक ऐसा सरकार द्वारा किए गए कार्यों को जनता स्पष्ट जानकारी होना। मतलब कि देखिए ध्यान सुनिएगा, समझाने का तरीका, ठीक है। लोकतंत्र में कोई भी चीज सरकार कर रहा है, ठीक है, चाहे वो कोई भी मतलब कोई ऐसा कार्य है जो जिसमें फंड ज्यादा आ रही है और वो कर रहा है कम,
तो इसीलिए जो जितना भी कार्य है वो जनता को स्पष्ट जानकारी देना होता है। इसी को कहते हैं दोस्तों लोकतंत्र में पारदर्शिता। ठीक है, मान के चलिए 1000 रुपए का फंड आया, 1000 तो आएगा नहीं, आता है तो 2 लाख 3 लाख इस तरह से फंड आता है। ठीक है, सरकार के पास मान के चलिए 1000 का फंड आया, मान के चलिए वितरण कराना था सभी जितना भी स्टूडेंट है सभी को एक पेन। तो यहाँ पर 1000 रुपया मिला और पेन जो है दोस्तों ये 5 रुपया का था। ठीक है, ये आपका 50 गो ही बांटा, 50 को ही बांटा तो कितना हो गया, 250 रुपया हो गया, बाकी के सारे 700 रुपये बचा लिया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो लोकतंत्र में पारदर्शिता का जो अर्थ होता है ये सरकार द्वारा किए गए कार्यों का जनता को स्पष्ट जानकारी होना। ठीक है, जिसके तहत जो सूचना का अधिकार सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सूचना का अधिकार कानून लोकतंत्र में पारदर्शिता को और भी सफल बनाता है। ठीक है, सूचना का अधिकार से। नेक्स्ट 6 नंबर। अब देखिए 6 नंबर में दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है कि मुद्रा के कोई 2 कार्यों को लिखे, 2 ऐसे कार्य को लिखना जिसके कारण मुद्रा अत्यधिक उपयोगी है आप सभी के लिए। अब कहेंगे सर मुद्रा तो अत्यधिक उपयोगी होंगे ही, क्योंकि कोई सभी सामान लेते हैं सर, हम दुकान से ले या बाजार से ले या मॉल से ले या शॉपिंग किसी भी तरह का शॉपिंग करें, मुझे मुद्रा की आवश्यकता होती है, मुद्रा देते हैं तब वो सामान देता है। सही बात है कि नहीं? तो सही बात है। तो इस तरह से अगर आपको लिखना तो किस प्रकार से लिखिएगा, देखिए समझाने का तरीका दोस्तों इसी प्रकार का होता है। अगर आपको मुद्रा के बारे में एक भी पॉइंट याद है तो पूरा पेज को भी भर सकते हैं दोस्तों, अगर याद है तो। ठीक है, समझने का तरीका से देखिए मुद्रा के 2 कोई कार्य निम्नलिखित है। पहला दोस्तों हम लोग देखें तो विनिमय के लिए। विनिमय का मतलब ही दोस्तों वस्तुओं का आदान प्रदान। ठीक है, किसी भी वस्तु को खरीदने या बेचने के लिए मुद्रा मध्यवर्ती की भूमिका निभाती है। मुद्रा के सहायता से हम वस्तुओं को खरीद सकते हैं, मुद्रा रहेगा तो वस्तुओं को खरीदेंगे और बेचेंगे तो वो हमको मुद्रा देगा। ठीक है, तो इस तरह से मुद्रा का जो आवश्यक 2 था। नेक्स्ट 2 नंबर का हम लोग पॉइंट भी देख लेते हैं कि धन संचय के लिए हम मुद्रा के रूप में धन को आसानी से संचय कर सकते हैं। कहने का अर्थात यह है दोस्तों कि किसान दोस्तों इस साल अत्यधिक चावल की खेती की, यानी कि धान उगाया। ठीक है, अत्यधिक धान उगाया दोस्तों, तो चावल यहाँ पर उसके पास बहुत ज्यादा है। ठीक है, क्विंटल ही क्विंटल चावल है, तो वो क्विंटल ही क्विंटल चावल को ही संग्रहित करके नहीं रख सकता है 2 साल के लिए। मान के चलिए उसका पास चावल है, वो 2 साल के चावल को अपने पास रखेगा, कहेगा मैं इसी को ही धान संग्रहित करूंगा, यानी कि एकत्रित करूंगा, जिसके कारण जो आने वाले पीढ़ी तक इसको से उपजा, यानी कि इसको आगे काम पे लाया जाए। तो ये दोस्तों गैर यहाँ पर जो ये खराब हो जाए, क्योंकि धान जो है दोस्तों 2 साल तक नहीं टिकेगा किसान के पास। तो इसलिए धान को बेचकर पैसा को एकत्रित कर सकता है। पैसा में तो कुछ होगा नहीं, पैसा आज ना बिहान तो दोस्तों आपको खर्चा ही होना है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों आप लिख सकते हैं। ठीक है, और एक बार बताइएगा कि सर मेरे समझाने का तरीका क्या है। ठीक है, एक बार अगर दोस्तों मेरे समझाने का तरीका से आप सहमत हैं तो कृपया दोस्तों इस वीडियो को लाइक, ठीक है, और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करके जितना भी दोस्तों उनको जरूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों अगर सहमत है तो जरूर कीजिएगा दोस्तों। चलिए हम लोग बढ़ते 7 नंबर। कहता है व्यापार अवरोधक से क्या तात्पर्य है? सबसे जरूरी बात, जब भी प्रश्न को पढ़िए अगर उसी में आंसर है तो आंसर को आप अच्छी तरह से लिख सकते हैं। सबसे पहले व्यापार में अवरोधक, यानी कहने का मतलब है जो व्यापार होगा उसमें क्या हो रहा है, रोधक प्रभावित कर रहा है, यानी प्राप्त कर रहा है। ठीक है, रोध यहाँ पर रोक रहा व्यापार करने से। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग दोस्तों किस प्रकार से लिखना है कि व्यापार अवरोधक एक प्रकार का प्रतिबिंब है। ठीक है, जिसका प्रयोग सरकार विदेश व्यापार में वृद्धि या कटौती करने एवं कौन सी वस्तुएं देश में कितनी मात्रा में आयात होने चाहिए यह निर्णय करने के लिए करती है। आने के दोस्तों ये जितना भी अगर व्यापार मान के चले, अगर आज भारत में कह दे भारत सरकार कि जो व्यापार हो रहा है इसमें जितना भी मतलब कि आपका रिफाइंड तेल है, ठीक है, कच्ची तेल है, उस पर बैंड लगा दिया जाए। तो इस तरह से दोस्तों ये व्यापार का एक जरिया था और उस पर प्रतिबिंब लगा दिया गया। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं इसमें वृद्धि या कटौती में करने पर जो सरकार है ये इसमें कर का भी मुकाबला करती है कि कौन से वस्तुओं को कितना कर लगना चाहिए, कौन सा वस्तुओं को कितना कम। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों समझ लीजिए प्रश्नों को, तो अच्छी तरह से उत्तर को दे सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट आता है लघुत्तरीय प्रश्न। इसमें दोस्तों जो शॉर्ट वाला प्रश्न है, ठीक है, इसमें 7 गो इसमें भी पूछेगा, 5 गो को उत्तर अच्छी तरह से दे दीजिएगा, एक प्रश्न पर 3 नंबर देगा, टोटल 15 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला प्रश्न दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये सभी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। कहता हाथ से बने हुए वस्त्र के लिए
वस्त्र की दो प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। हाथ से दो ऐसे महत्वपूर्ण यहाँ पर विशेषता को बताना है जिससे हाथ से बने हुए वस्त्रों जो आपके लिए दो अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग कह सकते हैं कि हाथ से बने हुए वस्त्र पर हम विशेष व बारीकी डिजाइन दे सकते हैं जो मशीन से संभव नहीं होता। ठीक है दोस्तों, बारीकी डिजाइन देना यानी कि काफी अच्छी सुंदरता प्राप्त करना, जो भी कुछ भी वस्त्र पर बुने जाते हैं हाथों के द्वारा, जो मशीन नहीं कर सकता वो हाथ कर सकता है, आपको भी पता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है अच्छी तरह से डिजाइन प्राप्त करता है कौन, हाथ से। अगर आप वस्त्र को बनाते हैं तो अच्छी तरह से यहाँ पर जो है डिजाइन प्राप्त कर सकते हैं। और हाथ से बने हुए वस्त्र दोस्तों अधिक टिकाऊ होते हैं जो जल्दी नहीं फटते। ठीक है, इस तरह से दो को यहाँ पर लिख लीजिएगा। नेक्स्ट 9 नंबर का आता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए गुमसमता को नियुक्त किया था। संक्षेप में वर्णन कीजिए। एक यहाँ पर शब्द दोस्तों गुमास, यहाँ पर क्या है, गुमसतो। ठीक है, तो इसका अर्थ दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं पढ़ के। ठीक है, देखिए क्या होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए यहाँ पर गुमसतों का नियुक्त किया गया। देखिए दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी में जो भारत के जितना भी बुनकर थे उस पर निगरानी इसलिए रखा जाता था कि जो बुनकरों हैं वो वस्त्र को बुनकर, ठीक है, कहाँ पर सेल कर रहे हैं या कहीं से दलाली तो नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए दोस्तों एक क्या होता था, गुमसता होता था जो निगरानी रखता था कि अच्छी तरह से कार्य कर रहा है, कितना जो है घोर अभाव कर रहा है। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के वस्त्र व्यापार पर अपना एकाधिकार स्थापित करना चाहती थी। कंपनी ने बुनकरों पर निगरानी रखने, माल एकत्रित करने और कपड़े की गुणवत्ता जांचने के लिए वेतनभोगी कर्मचारी तैनात कर दिए थे, जिन्हें गुमसता कहते हैं। यानी कि वेतनभोगी जो गुमसता है दोस्तों, ये एक ऐसा था जिसको हम लोग दोस्तों कह सकते हैं मुंशी कह सकते हैं, मुंशी। ठीक है, मतलब इस सभी चीजों को देखता था, जितना भी बुनकर हो उस पर निगरानी रखता था कि कौन अच्छा से काम कर रहा है, कौन अच्छा से काम नहीं कर रहा, जिसके के लिए क्या ईस्ट इंडिया कंपनी गुमसता को वेतनभोगी यानी कि अच्छा वेतन देती थी। ठीक है, मान के चलिए दोस्तों कहीं भी कोई सा भी फैक्ट्रीज में काम हो रहा, वहां पर कोई भी रखवाली नहीं है, देखने के लिए रखवाली को भी नहीं है, तो जो भी कर्मचारी है वो तो अधिक कोई माल को सेल भी कर देगा, कोई को चुरा लेगा या कुछ अपना घर ले आएगा, जिसके कारण दोस्तों कंपनी का घाटा होता है। तो इसके लिए दोस्तों एक गुमसता होता है जो अच्छी तरह से दोस्तों यहाँ पर निगरानी में रखता है कि कौन अच्छा से काम कर रहा है। ठीक है, चलिए 10 नंबर कि हमें खनिजों के संचरण के लिए आवश्यकताएं क्यों हैं। आखिर क्या कारण है खनिजों का यहाँ पर संचरण, बचाव, क्या बचाव, इसका क्या है कारण। ठीक है, तो हमें खनिजों के संचरण की आवश्यकता इसलिए होता है क्योंकि उद्योग और कृषि दोनों ही खनिज पर निर्भर है। उद्योग और बड़े बड़े उद्योग या कृषि बोले दोस्तों, ये दोनों ही खनिज पर निर्भर है, क्योंकि जो खनिज संसाधन है दोस्तों, ये इसके कारण कृषि और उद्योग में काफी अच्छी तरह से आवश्यकता, इसकी जरूरत को पूर्ति करके दोस्तों आसानी कर दिया जाता है। और एक चीज बात ध्यान रखें, जो खनिज यहाँ पर खनिज जो संसाधन है ये सीमित रहता है, इनका जो भंडार है दोस्तों सीमित भंडार रहता है। कहने का मतलब है अनवीकरणीय योग्य रहता है, जो दोस्तों एक ना एक दिन जो जिनका समाप्त तो होना तय है। इसके लिए दोस्तों इसे कहा जाता है कि खनिजों को अच्छी तरह से उपयोग किया जाए, व्यर्थ ना किया जाए। भविष्य में आने वाली पीढ़ी इसका प्रयोग नहीं कर पाएगी, इसलिए इसका संचरण बहुत ही जरूरी है। इसलिए कहते हैं कि अच्छी तरह से जो भी सीमित भंडार है उसको अच्छी तरह से उपयोग में लाए। चलिए 11 नंबर क्या बोलता है, राजनीतिक दलों के कार्यों का वर्णन कीजिए। राजनीतिक दल में कौन कौन से कार्य होते हैं उसका जो वर्णन करना। हालांकि दोस्तों इसका जो सेट है, इसका जो सेट है दोस्तों, इसका जो है लगता है कि 3 और दोस्तों आपका, ठीक है, 4 में इसका प्रश्न पूछा गया था, यानी कि ये दोस्तों रिपीटेड प्रश्न। तो इसको अच्छी तरह से देख लीजिए कि राजनीतिक दल के प्रमुख कार्य निम्नलिखित है। राजनीतिक दल दोस्तों चुनाव लड़ता है। राजनीतिक दल अपनी नीति और कार्यक्रम तय करता है जिसके आधार पर चुनाव लड़ते हैं। तो राजनीति के बारे में दोस्तों अगर एक भी पॉइंट आपको याद है तो अच्छी तरह से दोस्तों आप लिख दीजिएगा बोर्ड एग्जाम के कॉपी पे 20 मार्च को। ठीक है, जो भी आप समझते हैं सरकार और जनता के बीच मध्यवर्ती की भूमिका निभाती है कौन, राजनीतिक दल। ठीक है, सरकारी योजनाओं के बारे में जनता को जानकारी देते हैं कौन, राजनीतिक दल। चलिए नेक्स्ट 12 नंबर। अब 12 नंबर कहता है कि शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए चुनौती है कैसे। अगर शिक्षा कोई व्यक्ति शिक्षित नहीं है तो वो किस प्रकार से लोकतंत्र के लिए एक चुनौती के रूप में है। देखिए सबसे पहले शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए एक गंभीर चुनौती है।
शिक्षा विशेषकर राजनीतिक शिक्षा के अभाव में कोई भी नागरिक अपने लोकतांत्रिक अधिकारियों से अज्ञान रहता। कहने का मतलब दोस्तों कोई भी एक व्यक्ति है, मान के चलिए ए एक व्यक्ति है और बी एक व्यक्ति है, ठीक है। ए व्यक्ति दोस्तों ये अशिक्षित व्यक्ति और बी जो है दोस्तों ये शिक्षित व्यक्ति है। ए जो अशिक्षित व्यक्ति है इसको लोकतंत्र के लिए कोई भी चीज अच्छी तरह से मालूम नहीं है, यानी कि लोकतंत्र में कितना अधिकार इसको है कुछ भी मालूम नहीं। और जो शिक्षित व्यक्ति है इसको दोस्तों संपूर्ण जानकारी प्राप्त है, ठीक है। जिसको दोस्तों हम लोग एक आपका मनरेगा तहत 2005 ईस्वी में चलाई गई एक योजना था, जिसमें 100 दिनों तक का रोजगार गारंटी अधिनियम का यहाँ पर दिया जाता था, ठीक है। तो देखिए जो अशिक्षित था ये तो इसका लाभ नहीं कर पाता था, यानी इसका लाभ तो नहीं उठा पाएगा, लेकिन जो शिक्षित रहेगा इसका तो लाभ उठा लेगा। इसलिए कहने का मतलब है जो शिक्षित व्यक्ति है ये लोकतंत्र का जो जितना भी अधिकार है ये जान सकता है, जो अशिक्षित है वो नहीं जान सकता, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि जब किसी देश के नागरिक चाहे वह पुरुष हो या महिला अशिक्षित रहेंगे, कोई भी देश अपने यहाँ विकसित लोकतंत्र की स्थापना नहीं कर सकता। इस कारण हम कह सकते हैं कि शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए एक गंभीर चुनौती है, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों हो जाता है आंसर। अब नेक्स्ट 13 नंबर, ये दोस्तों आपके सेट 1 और भी सेट में ये भी प्रश्न जो है दोस्तों आया है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न। वीडियो को सिर्फ एक बार देख लीजिए, समझाने का तरीका है दोस्तों अच्छा, तो वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। तो ऋण की शर्तें का उल्लेख कीजिए। देखिए ऋण का शर्तें का उल्लेख करना है दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट। तो ऋण के लिए निम्नलिखित शर्तें होती हैं। सबसे पहले ऋण लेने वाले को बैंकों में अपनी आय का प्रमाण पत्र देना पड़ता है। आखिर जो बंदा बैंक से ऋण लेता है, ठीक है, बैंक से ऋण लेता है दोस्तों, तो उसको बैंक को आय प्रमाण पत्र देना पड़ता है। यानी कि एक साल में वो कितना पैसा कमाता है उसी के आधार पर बैंक उनको जो है ऋण देता है। सिर्फ और सिर्फ आय प्रमाण पत्र जमा करने से ही नहीं बल्कि और भी सिक्योरिटी के रूप में कुछ बैंकों में जमा करना पड़ता है। सिक्योरिटी के रूप में बैंकों को कुछ जमा करना पड़ता है जिसके कारण उसको ऋण मिल सके। और तीसरा जो अत्यधिक है कि ऋण लेने के लिए गारंटर का होना बच सके। मान के चलिए ए व्यक्ति ऋण लिया और बी व्यक्ति इसका ग्रांटर बना, ठीक है। ए जो व्यक्ति है ऋण लिया या मान के चलिए ठीक है 50,000 का, 50,000 का दोस्तों ए व्यक्ति ऋण लिया और यह भाग जाता है, तो जो बी व्यक्ति है ये गारंटर बना था, अब यही 50,000 को जो भरेगा। तो इसलिए अगर आपको कोई कहता है कि मेरा गारंटर बनेगा तो आप जो उसको मना कर दीजिएगा, साफ मना कीजिएगा, मैं किसी भी प्रकार से आपका गारंटर नहीं बन सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों होता है। आगे 14 नंबर का प्रश्न है, ये शॉर्ट का आखिरी प्रश्न, ठीक है। इसके बाद हम लोग दोस्तों लॉन्ग में इंटर करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो कहता है विश्व व्यापार संगठन WTO के किन्हीं दो उद्देश्यों को लिखिए। काफी इंपॉर्टेंट है कि विश्व व्यापार संगठन दो उद्देश्य निम्नलिखित है। पहला, इसका मुख्य उद्देश्य विश्व के देशों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को इस प्रकार संचालित करना है कि उसमें समानता और हो, खुलापन हो, वह बिना किसी के भेदभाव के। देखिए समझने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों कि विश्व व्यापार संगठन क्या होता है। देखिए ये इसमें दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय में भारत भी अपना व्यापार कर सकता है, पाकिस्तान भी अपना व्यापार कर सकता है, चीन भी अपना व्यापार कर सकता है, और यहाँ से दोस्तों नेपाल हो, भूटान हो, सभी अंतर्राष्ट्रीय में अपना व्यापार कर सकता है। जो दोस्तों भारत है ये अमेरिका के साथ व्यापार करना चाहता है और यहाँ चीन इसको व्यापार करने नहीं देता। तो इसमें दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय WTO विश्व व्यापार संगठन यही कहता है कि जो भी देश किसी भी देश से व्यापार करना चाहता है वो कर सकता है बिना किसी भेदभाव के, और विश्व व्यापार संगठन के झगड़ों को निपटाता भी है। तो इसी तरह से दोस्तों हम लोग कह सकते हैं विश्व व्यापार यानी कि WTO, ठीक है। इस तरह से दोस्तों अब आएगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसमें दोस्तों टोटल 5 गो प्रश्न है। ये जो लास्ट वाला प्रश्न दोस्तों 19 नंबर का है, ये एक मैप से संबंधित प्रश्न, ठीक है। मैप से संबंधित प्रश्न दोस्तों 100% बोर्ड एग्जाम दोस्तों 5 नंबर का मैप का प्रश्न आने वाला है। देखिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग मैप का तो प्रश्न को नहीं देखेंगे, क्योंकि दोस्तों मैं आपको जितना भी सेट है मैं उन सेटों में आपको कहा है कि जो मैप का प्रश्न है, ठीक है। अगर आपको चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जितना जल्दी कमेंट आएगा कि सर मैप का प्रश्न वाला वीडियो जल्दी से ले आए ताकि मेरा बोर्ड एग्जाम 5 नंबर पक्का है, तो जो दोस्तों जल्दी से कमेंट कीजिएगा, ठीक है। 15 नंबर कहता है भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी के प्रभाव की व्याख्या करें, ठीक है। हालांकि इसका उत्तर देखिए दोस्तों काफी इंपोर्टेंट है। महामंदी ने भारतीय व्यापार को बुरी तरह से प्रभावित किया। 1928 1934 के मध्य भारतीय निर्यात और आयात लगभग आधे गए थे, ठीक है। कहने का मतलब दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी के ऐसा प्रभाव पड़ा, कोई भी वस्तु बहुत ज्यादा उसका उगाए मतलब उसका जो है दोस्तों यहाँ पर उपजाऊ बहुत ज्यादा हो गया और पता ही चला कि किसान को इसका जो उपजाऊ ज्यादा हुआ और इसका जो बाजार में इसका जो है दाम कम गया।
तो इस तरह से किसान दोस्तों कर्ज में डूब जाता है, इसी को हम लोग कहते हैं। देखिए आगे पढ़िए, आपको पता चल जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय कीमतें गिरने से भारत में कीमतें गिर गई। इस अवधि में गेहूं की कीमतें भारत में 50% गिर गई। महामंदी का सबसे ज्यादा प्रभाव गरीब किसानों पर पड़ा था। मैंने अभी आपको बताया, किसान गेहूं उपजाया और ये किसान बेचना चाहता था गेहूं कितना में, 1 केजी गेहूं मान के चलिए 20 रुपया में बेचना चाहता था, ठीक है, 20 रुपया में व्यापार करना चाहता था। अब जो गेहूं का दाम गिर गया, क्योंकि सभी किसान गेहूं इतना उपजा दिए कि इसका जो बाजार में रेट कम गया, तो इसको दोस्तों व्यापार जो आधे दाम पर लेने लगे 10 रुपए पे। और जो किसान जो है 10 रुपए खरीद कर गेहूं खेती किए थे, अब बताइए कि 10 रुपए खरीद कर खेती भी किए थे और 10 रुपये आप बेच रहे हैं, तो उसको फायदा कैसे मिलेगा? फायदा मिलेगा नहीं, जिसके कारण दोस्तों किसान अत्यधिक यहाँ पर परेशान हुए, कर्ज में डूब गए। कृषि उत्पादों की कीमतें गिरने के बावजूद किसानों को करों में कोई राहत नहीं मिला था। उनकी ऋणग्रस्त बढ़ गई थी। करो यानी कि टैक्स, इसको भी दोस्तों हम लोग टेस्ट करते हैं, टैक्स, ठीक है। क्योंकि जो गेहूं था दोस्तों, ये मान के चलिए कहीं भी दूसरा जगह जा रहा था व्यापार करने के लिए, अब इसका जो है दाम गिर गया, 20 रुपये था तो इस पे टैक्स मान के चलिए 2 रुपये लगता था, अब 10 रुपये हो गया तो टैक्स इसको 1 रुपया लग रहा है। तो इस तरह दोस्तों कह सकते हैं कि जो ऋण इसका जो है, मतलब कि जो यहाँ पर किसान है, ये कर्ज में डूबे, अपने जीवन जमीन बेचने या गिरवी रखनी पड़ी, और किसान को दोस्तों अपना जमीन भी बेचना पड़ा, गिरवी भी रखना पड़ा, लोगों को सोना और चांदी जैसी अपनी संपत्ति बेचनी पड़ी। भारतीय पश्चिम उत्पाद व्यापक रूप से प्रभावित हुए। हालांकि महामंदी का प्रभाव शहरी जीवन पर ज्यादा नहीं पड़ा, जिनकी आय निश्चित थी, जैसे जमींदार जिन्हें जमीन पर बंद बनाया यहाँ पर भाड़ा मिलता था, उन्हें इस महामंदी का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा। तो ये दोस्तों जब भी महामंदी आता है तो ये दोस्तों गांव के लोग ही इससे अधिक ग्रस्त होते हैं, ठीक है, क्योंकि दोस्तों गांव में अत्यधिक आते जो है यहाँ पर क्या आते हैं, किसान आते हैं अत्यधिक, और शहर में दोस्तों आपको पता है कि अत्यधिक जो है यहाँ पर काम करते हैं, राशन दुकान हो गया, कहीं भी कुछ भी दुकान हो गया, ठीक, उसमें काम करते हैं, तो उनका जो वेतन था उतना ही था। 16 नंबर कहता है कि एक तानाशाही शासन की तुलना में लोकतंत्र शासन में नागरिक की गरिमा और आजादी बनी रहती है, कैसे? देखिए काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए एक तानाशाही शासन की तुलना में लोकतांत्रिक शासन में नागरिक की गरिमा और आजादी बनी रहती है। लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होते हैं, जिसमें जनता अपनी इच्छा अनुसार अपनी सरकार को चुन सकते हैं, जबकि तानाशाही में ऐसा नहीं होता, जिसमें उसमें जनता की कोई मर्जी नहीं चलती। देखिए दोस्तों, अगर मैं अभी आपको पता है जो प्रश्न, दोस्तों इसको समझने का प्रयास कीजिए। अब आपको भी पता है लोकतंत्र में जनता सरकार को चुनती है, तानाशाही में ऐसा नहीं होता है, ठीक है, बस इतना है। अगर यही पॉइंट आपको दिमाग में याद हो जाता है, बैठा जाता है, तो यही एक पॉइंट से आप, मैं अभी कहा कि एक पॉइंट से लोकतंत्र और तानाशाही के बारे में आप पूरा पेज को दोस्तों लिख सकते हैं अच्छी तरह से अपने भाषा में, ठीक है। चलिए, लोकतंत्र में वैध सरकार होती है तथा सरकार जनता के प्रति उत्तरदायित्व होता है। उसे डर रहता है कि अगर वह जनता के लिए अच्छा काम ना करे तो उसको हो सकता है कि उसके अगले चुनाव में उसे फिर से सत्ता में बैठने का मौका ना दिया जाए, जबकि तानाशाही सरकार में इस प्रकार कोई भय नहीं रहता। लोकतंत्र में भय तो रहेगा ही, क्योंकि जनता सरकार को चुनती है, और लोकतंत्र में सरकार अच्छा काम नहीं करेगा तो जनता हटा भी सकता है, सत्ता से उसको गिरा भी सकता है और उठा भी सकता है, यही सिर्फ लोकतंत्र में होता है। लेकिन तानाशाही में कुछ नहीं होता है। तानाशाही में सरकार का मतलब मर्जी चलता है, वंशानुगत शासन कहलाता है, ठीक है, अपना बेटा बाप कोई भी है वही अपना जो है शासन चलाते रहता है। अब यह व्यापार और विदेश नीतियों का उदारीकरण वैश्वीकरण प्रक्रिया में किस प्रकार सहायक है? कहना है उत्तर। काफी इंपॉर्टेंट दोस्तों, व्यापार और विदेश नीतियों का उदारीकरण वैश्वीकरण की प्रक्रिया में निम्नलिखित प्रकार से सहायक है। पहला लोग देखे तो विकसित देशों की बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां छोटे उत्पादकों में उत्पादन का अवरोध देती है। वस्तु, जूते, चप्पल एवं खेल के सामान ऐसे उद्योग है जहां विश्व में बड़ी संख्या में उत्पादन किया जाता है। देखो मैंने अभी आपको पता है कि जो विकसित देश होते हैं, बड़े बहुराष्ट्रीय कंपनियां, ये छोटे उत्पादों को दोस्तों इतना अधिक ब्रांडेड बना देते हैं कि इसको छोटे उत्पाद को भी दोस्तों इसका जो दाम है अच्छा मिलता है। तो यही मैं आप सभी से कहूंगा, जितना छोटा चीज है अगर इसको आप अच्छी दाम पे बेचते हैं तो इसी में आपकी कामयाबी होगी। देखिए छोटे उत्पाद था जिसमें ऑर्डर उत्पादन देता था, वस्त्र था, जूते था, चप्पल था, इसमें दोस्तों यहाँ पर जहां विश्व में बड़ी संख्या में उत्पादन किया जाता है। देखिए वस्त्र का जरूरत दोस्तों हर एक व्यक्ति को है। जूते चप्पल का वस्त्र भी यहाँ पर, जूते और चप्पल का भी हर एक व्यक्ति का यहाँ पर उपयोग होता है, क्योंकि बिना चप्पल का तो आप बाहर निकल नहीं सकते हैं।
बहुराष्ट्रीय कंपनियां इन उत्पादों की आपूर्ति के लिए इन पर ब्रांड लगा कर क्या करती है, ग्राहकों को बेचती है। और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश का सबसे आम रास्ता स्थानीय कंपनियों को खरीदने और उसके बाद उत्पादन को प्रसार करना है, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि विदेशी निवेश में जबरदस्त रूप से वृद्धि होती है। चलिए समझ गए, बस इतना ही समझना आपको जरूरी था, ठीक है। अब बाहर यहाँ पर 18 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव का वर्णन करें, ठीक है। देखिए वैश्वीकरण की स्थिति उपनिवेशों काल में ही मौजूद 19वीं सदी में उपयोग यहाँ पर रूपीय तथा जब भारत आए उस समय भारतीय मसाला विश्व के विभिन्न देशों में निर्यात किया जाता था। वैश्वीकरण की स्थिति उपनिवेश काल में मौजूद 19वीं सदी के यूरोपीय जब भारत आए। आपको पता होगा दोस्तों कि भारत में ही मसाला का इतना उत्पादक राज्य है जिसके कारण दोस्तों लोगों भर देशों भर में इसका माल को उत्पादन किया जाता है, यानी माल को पहुंचाया जा सकता है। अब दोस्तों यहाँ पर दिया गया कि गरम मसाले आज भी निर्यात की जाने वाले प्रमुख वस्तुएं हैं। 1990 के बाद वैश्वीकरण का युग आया, भारतीय किसानों के सामने नई चुनौती खड़ी हो गई जिसके आर्थिक परिवेश को ही बदल दिया। चाय, कपास, चावल खेती, यहाँ पर चाय, कपास, चावल, कॉफी, जूट और मसाले मुख्य उत्पादन थे, परंतु फिर भी भारतीय कृषि विश्व के विकसित देशों में से यहाँ पर क्या स्पर्धा करने में असमर्थ थी, क्योंकि उन देशों में कृषि के तरफ अत्यधिक सहायता की जाती थी। 1990 के दशक कृषि में व्यापार के कुछ नियमों में ढील दिया गया, 1991 के बाद भी लागू की। इसी कारण किसानों को फिर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्थापना करने का मौका मिला। कहने का मतलब यही है दोस्तों, इसमें कहा जा रहा है कि जैसे कि भारत में मसाले अत्यधिक उत्पादन था, इसमें दोस्तों हर एक देशों में पहुंचाया जाता था, लेकिन दोस्तों हर एक देशों में अब यही कर दिया गया कि देखिए चावल, जूट, कॉफी वहां भी उगाया गया। तो इस तरह से दोस्तों जो भारतीय कृषि था इसमें एक चुनौती का रूप यहाँ पर सामने आया है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आपको प्रश्नों को समझने का तरीका अच्छी तरह से रहना चाहिए, ठीक है। दोस्तों आज का ये वीडियो समाप्त कर दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मैप वाला वीडियो जल्दी से चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कीजिएगा कमेंट। चलिए दोस्तों हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।